जो जेन जी का जो आंदोलन है वो भटक गया है। क्या उसमें प्रधानमंत्री को लेकर जो एक राय नहीं बन पा रही है उसके आधार पर इस आंदोलन को आंका जा सकता है? क्योंकि इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर ये रही कि जो जेन जी के जो युवा हैं उनके बीच ऐसा लगा कि वो दो गुटों में बंट गए और दो गुटों में हाथापाई तक हो गई। अब सुशीला कार्की का नाम जो है उसे लेकर कहा जा रहा था कि सुशीला कार्की चॉइस है जो जेन जी है उनकी, लेकिन पीएम के तौर पर सुशीला कार्की के नाम को भी प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने खारिज कर दिया है अंतरिम पीएम के तौर पर। वहीं सुशीला कार्की के करीबी सूत्रों ने बताया कि अभी तक उनके पास राष्ट्रपति की तरफ से कोई औपचारिक निमंत्रण ही नहीं आया है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने तमाम संवाददाताओं के पास, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में जनता के विद्रोह के बीच जो नारा तेजी से चर्चा में आया, वायरल हुआ, जिसमें बूढ़े और भ्रष्ट नेताओं से ऊब और नफरत और नेपाल की कमान संभालने का उतावलापन दिखा। सारी दुनिया ने देखा कैसे नेपाल के नौजवानों ने भ्रष्टाचार में सिर से पैर तक डूब चुकी राजनीतिक व्यवस्था की नींव हिला दी। लेकिन जिन जेन जी प्रदर्शनकारियों ने 3600 करोड़ रुपए की अपने ही देश की संसद फूंक दी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, जिन्होंने हर उस चिन्ह पर प्रहार किया जहां उन्हें लगता था कि यहां बैठने वालों ने भ्रष्टाचार किया है, वो जेन जी क्या गुमराह हो रहे हैं, इसकी गवाही देती ये तस्वीर जो काठमांडू नहीं पूरे नेपाल की शान कहे जाने वाले हिल्टन होटल की है। जेन जी ने इस एक इमारत को जलाकर किस तरह से अपनी तकदीर पर हथौड़ा चलाया है, उसे समझने से पहले नेपाल के नौजवानों के इस आंदोलन की चमक फीकी करने वाला, सवालिया निशान लगाने वाला ये टकराव देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले केपी शर्मा ओली और उनके जैसे बूढ़े और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बगावत करने वाले ही आपस में भिड़ गए हैं। ये मारपीट जेन जी के किस गुट में हो रही है ये बताना मुश्किल, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद सब अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेकर आमने सामने आने लगे। कहते हैं नए निर्माण से पहले विध्वंस होता है। नेपाल में जेन जी आंदोलन से विध्वंस तो हो गया, लेकिन अंतरिम सरकार की कमान अब नेपाल में कौन संभालेगा, इसे लेकर लड़ाई शुरू हो गई। सवाल ये है कि जिस जेन जी आंदोलन ने असंभव को संभव नेपाल में कर दिखाया, वहाँ ये क्यों कहा जा रहा है? सवाल ये है कि जेन जी आंदोलन को कौन बेचना चाहता है, क्योंकि नेपाल में जेन जी आंदोलन को बचाने की अपील हो रही है। जिस जगह पर ये सारी बातें कही जा रही हैं, वो भी अपने आप में अहम है, क्योंकि जेन जी के कई गुट सेना की सक्रियता के भी खिलाफ है। यूं तो जेन जी के कई गुटों में बंटने की खबरें हैं, लेकिन 3 धड़ों में सबसे ज्यादा रस्साकशी बताई जाती है। जेन जी का पहला गुट है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आंदोलनकारी के सागर ढकाल का। दूसरा गुट बालेंद्र शाह और सुशील कार्की के पीछे है, जो मुख्य जेन जी आंदोलनकारी कहे जाते हैं। हर्क सांपाट और दुर्गा प्रसाई को कमान देने वालों के समर्थन में राजशाही के समर्थक जेन जी आंदोलनकारी होने के दावे किए जाते हैं। ये तीसरा गुट कहा जाता है। तो नेपाल में जेन जी आंदोलन क्या मंजिल से पहले ही भटक सकता है, जहां अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं और बार बार आंदोलन के बिकने का खतरा जताया जा रहा है। नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में लगातार बैठक हो रही है। बुधवार को भी 9 घंटे मंथन हुआ, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। क्या यही वजह है कि नेपाल में युवाओं के आक्रोशित आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक जेन जी लीडर सुदान गुरुङ मीडिया के सामने भावुक हो जाते हैं? इन्हीं सुदान गुरुङ के हामी नेपाली एनजीओ ने ओली की सत्ता को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई है। गुरुङ के हामी नेपाली एनजीओ की तरफ से सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने समर्थन दे दिया। वहीं जेन जी के एक गुट ने कुलमान घिसिंग को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव पेश किया। उनके ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े प्रशासनिक काम का हवाला दिया गया। जेन जी के कई दूसरे गुट भी सुशीला कार्की के नाम से सहमत नहीं बताए जाते, जिसके बाद नेपाली सेना सभी जेन जी गुटों से बातचीत कर रही है। और सवाल ये आता है कि जो फैसला होगा, क्या फिर वो सबको मंजूर होगा, या फिर अंतरिम सरकार के गठन के मामले का अंजाम 8 और 9 तारीख जैसी हिंसा के रूप में होगा, जिसकी धमकी आंदोलन के बिकने की सूरत में जेन जी के कई आंदोलनकारी दे रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इतिहास ये कभी नहीं भूल पाएगा कि आंदोलन तो बड़े बड़े होते आए, लेकिन वो अंजाम तक पहुंचेंगे
इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो कुछ चल रहा है उसका अंजाम क्या है और जो कुछ चल रहा है उसके पीछे क्या है, हम सीधे आपको अपने संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। काठमांडू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित भारद्वाज, काठमांडू से ही हमारे साथ सुमित चौधरी भी हैं, पंकज दास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीरगंज के इलाके से हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ रहे हैं, नेपालगंज से आशीष श्रीवास्तव हैं, और चूंकि भारत नेपाल बॉर्डर भी इस समय बहुत संवेदनशील स्थिति में है तो लखीमपुर खीरी का जो बॉर्डर है वहां से हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले आप ये बताइए कि जेन जी के ये जो अलग अलग गुट हैं, क्योंकि शुरुआत में जब लड़ाई हुई तो ऐसा लगा कि सब एक साथ एक सुर में बोल रहे थे, लेकिन अब जो ये बात चल रही है ये आखिर क्यों, क्या समझ में आ रहा है? श्वेता, देखिए, सरकार गिराना 17 घंटे में मुझे लगता है कि एक बहुत ऐतिहासिक क्रांति थी जो जेनजी समूह ने, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में हासिल किया। वो पहला चरण था उनके टारगेट का, लेकिन अगर सरकार बनाने की प्रक्रिया में 17 दिन भी लग जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई नेतृत्व नहीं है, कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी तक नहीं थी। आमतौर पे हमने देखा है जहाँ जहाँ पे इस तरह के सत्ता परिवर्तन फेरबदल हुए हैं वहाँ पे पहले से एक बड़ी कमेटी या कोई एक गुट या संगठन पूरे आंदोलन को आगे लेकर चलता है। नेपाल के मामले में ऐसा नहीं हुआ और संभवतः प्रदर्शन सत्ता परिवर्तन के इतिहास में ये वन ऑफ द रेयरेस्ट एग्जाम्पल होगा जो नेपाल में हुआ था। 17 घंटे के अंदर सरकार और पॉलिटिकल एलीट को बाहर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया मुश्किल इस वजह से है क्योंकि कई सारे गुट हैं, कई सारे मत हैं और इन मतभेद को निपटाना इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है। और मैं हमारे दर्शकों को ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आगे के 24 से 48 घंटे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले व्यक्ति होंगे वो बलेन्द्र शाह हैं। काठमांडू के जो मेयर हैं, एक स्वतंत्र नेता हैं, उनकी भूमिका ही सबसे अहम है। आपको ध्यान हो कि कल सुशीला कार्की की लीडरशिप को लेकर कई सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे कि समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बलेन्द्र शाह ने देर रात सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने सिंपथाइजर्स को ये मैसेज भेज दिया कि वो एक लंबी पारी की तैयारी के लिए मैदान में उतरे हैं। तो जब चुनाव फ्रेश इलेक्शंस होंगे तो उस वक्त संभवतः वो लीडरशिप लेना चाहेंगे। इस वक्त सुशीला कार्की को पूर्ण समर्थन किया जाए। एक और बड़े इन्फ्लुएंशियल नेता ने अपना समर्थन दिया है। कुल मिला के लेकिन एक अहम बात श्वेता ये है कि अभी तक सुशीला कार्की के करीबी कह रहे हैं कि ना तो जेनजी और ना ही राष्ट्रपति की तरफ से कोई ऑफिशियल उनको इनविटेशन मिला है। इनविटेशन राष्ट्रपति और जेनजी की तरफ से आना चाहिए, ना कि आर्मी की तरफ से, क्योंकि क्रांति जेनजी ने की थी। आर्मी किस कैपेसिटी में अंतरिम सरकार को बनाएगी, ये सवाल सुशीला कार्की के करीबी जी इस वक्त जो है हमें उनके बता रहे हैं। साथ नारे भी उसके विरुद्ध वहां की जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, वो लगा रहे हैं और उसमें सीधे तौर पर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सैन्य शासन नहीं चाहिए, ये नारे लगने लगे। एक गुट को ये लग रहा है कि सेना दखल दे रही है, इसीलिए युवाओं का एक धड़ा सेना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहने लगा कि राष्ट्रपति को बाहर लाया जाए। नेपाल में जिन जेन जी आंदोलनकारियों ने 4 बार के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली की सत्ता को उखाड़ा है, अब उन्हीं आंदोलनकारियों के एक गुट के निशाने पर नेपाल की आर्मी क्यों है? खबरदार करते सवाल की वजह काठमांडू में सेना के मुख्यालय के बाहर होता ये प्रदर्शन है। नेपाल में अब जेन जी आंदोलनकारियों का एक गुट राष्ट्रपति को बाहर लाने, उन्हें सबके सामने सार्वजनिक करने, नागरिक सर्वोच्चता कायम करने और सैनिक शासन नहीं चाहिए वाले नारे लगा रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सेना नेपाल की कमान संभालने जा रही है? नेपाल के सेना प्रमुख पहले ही कह चुके हैं कि उनका इरादा सत्ता को हथियाना नहीं है। फिर भी नेपाल में सेना निशाने पर है तो इसकी वजह यह हिंसक आंदोलन है। नेपाल में जेन जी आंदोलनकारियों ने 400 करोड़ में बनी संसद, सिंह दरबार, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास तक को आग के हवाले कर दिया। सवाल आया कि क्या नेपाल की नई सरकार को इनकी जरूरत नहीं होगी? लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न नेपाल की सेना की लेट एंट्री को लेकर है, जिसकी वजह से आंदोलनकारियों ने सभी बड़ी सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा दिया।
समय पार्लियामेंट और आर्मी हेडक्वार्टर्स के उस एरिया में हूं जहां पर अगर आप देखें कि आर्मी की तरफ से पूरा कॉर्डन किया हुआ है और लगातार अगर आप देखें कि आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां जो होंगी वो लगातार आपको नजर आ रही होंगी कि वो गाड़ियां जो है वो इस जगहों पर मार्च कर रही हैं। और खास बात ये कि इस समय जो हालात है वो इस तरीके की कि आर्मी पूरे इलाके को कंट्रोल करने पे लगी। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही कर्फ्यू था, लेकिन उसके बाद से कर्फ्यू के बाद से कुछ ढिलाई बरती गई थी लोगों को उनके सामान लेने के लिए, घर के खाने पीने के लिए सामान, लेकिन उसके बाद दोबारा से स्थिति थोड़ी सी टाइट कर दी गई है। मैं इस समय जिस इलाके में हूं, अगर आप देख रहे हो, ये भद्रकाली का वो इलाका है। इस इलाके के ठीक सामने अगर आप देखें, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है और ठीक मेरे पीछे, यानी अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हो तो यहाँ से ठीक सामने 100 मीटर दूरी पर पार्लियामेंट है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस सुप्रीम कोर्ट को आंदोलनकारियों ने नेपाल में जलाकर राख कर दिया, उसके ठीक पीछे ही नेपाल की आर्मी का मुख्यालय है, लेकिन वो भी देश की सर्वोच्च अदालत को बचाने तुरंत नहीं पहुंची। जबकि इसी सेना ने हिंसा के बाद जब सुरक्षा की कमान संभाली तो तस्वीर फिर अचानक बदल जाती है। लगातार जो आर्म पुलिस फोर्स है नेपाल का वो लगातार गश्त कर रहा है तमाम इलाकों में, और सुबह से ही ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन सुबह 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से सुबह 10 बजे से जो है इस वक्त कर्फ्यू लागू हो चुका है। और अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं, घंटा घर की ही तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दरअसल गौरव ये एपी सेंटर था, यहीं पे जो है सब कुछ हुआ था। 2 दिन जब पूरी तरीके से हिंसा देखने को मिली काठमांडू के कई इलाकों में, तो भीरगंज में भी यहीं पर जो है तमाम बवाल मचा था। लेकिन उसके बाद से आर्मी ने हालात को संभाला है और आर्म पुलिस फोर्स भी लगातार जो है गश्त कर रही है, और यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से शांति बहाल की जा सके। नेपाल में सवाल उठ रहे हैं कि अगर वहां की सेना वक्त पर आ जाती तो ना तो सुप्रीम कोर्ट जलता, ना ही आंदोलनकारी बेकाबू होते और ना ही नेपाल की ऐसी हालत होती। नेपाल में कई लोगों को ये बात पच नहीं पा रही कि सेना की नाक के नीचे सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक कैसे जला दिए गए, जिससे बात इतनी आगे तक बढ़ गई। नेपाल में जेनजी प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद उसने एक हिंसक रूप लिया। उसके बाद से ही पशुपतिनाथ मंदिर को फिलहाल दर्शन के लिए बंद रखा गया है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी पशुपतिनाथ मंदिर में आ रहे हैं और बाहर से ही माथा टेक कर जा रहे हैं। आपको एक बार हम तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर की क्या स्थिति है। आमतौर पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन क्योंकि हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं नेपाल के अंदर, काठमांडू के अंदर, इस वजह से लोग दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर का, लेकिन बाहर से प्रणाम करने के लिए जरूर आ रहे हैं। नेपाल में हिंसा के 40 घंटे बाद सेना की एंट्री भारत में नेपाल के राजदूत रहे दीप कुमार उपाध्याय के मन में सवाल पैदा करती है, जिनके घर को भी आंदोलनकारियों ने जला दिया। दीप कुमार उपाध्याय ने एक इंटरव्यू में बताया है कि लोग सेना से सवाल पूछ सकते हैं कि संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और सिंह दरबार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास थी, तो यहाँ आग कैसे लगा दी गई। मुझे नहीं पता कि ये जानबूझकर हुआ या फिर इस डर से कि कहीं और ज्यादा लोगों की जान न चली जाए। मुझे लगता है कि नेपाल की आर्मी ने आक्रोशित भीड़ को सब कुछ करने दिया ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए। लोगों ने बैंक तक लूटना शुरू कर दिया था, लेकिन 10 बजे रात के बाद आर्मी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो चीजें काबू में आई। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि नेपाल की सेना को पहले ही ऐसा करना चाहिए था। नेपाल में संसद, राष्ट्रपति निवास, सिंह दरबार और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के ही पास थी, तब भी सब कुछ जलने से नहीं रोका जा सका। अब इस हिल्टन होटल को ही देखिए, जो नेपाल की पहचान रहा है। इसका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी इसे जलाकर राख कर दिया गया। आंदोलनकारियों की इस हरकत ने नेपाल के नौजवानों के भविष्य पर ही हथौड़ा चलाया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब आंदोलन के नाम पर कुछ लोग हिल्टन होटल को जलाने जैसा देश को नुकसान पहुंचाने वाला काम कर रहे थे, तब नेपाल की सेना क्या कर रही थी और वो कहां थी? क्यों उसने 40 घंटे बाद मोर्चा संभाला? शायद इसीलिए अंतरिम सरकार में नेपाल की सेना की भूमिका को लेकर नेपाल में कई प्रदर्शनकारी आशंका जता रहे हैं और विरोध करने लगे हैं। तो हर जगह पर, हर देश में अलग अलग सुरक्षा बलों पर अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। यहां पर भी हैं, नेपाल में भी हैं। अब जिस तरीके से सेना को लेकर पहले ऐसा लगा, चूंकि सेना ही मध्यस्थता कर रही थी, सेना ही बातचीत कर रही थी, कि युवाओं का विश्वास सेना पर है, लेकिन आज जो नारेबाजी हुई उसने उस भ्रम को भी तोड़ दिया।
सुमित, क्या कारण है इसके पीछे? हालांकि कुछ हद तक नाराजगी हमने उस रोज जरूर देखी थी जब हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, सेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा था इवैक्यूएट करने के लिए, नेताओं को नेपाल से बाहर ले जाने के लिए, जो युवा उस समय नाराज हो रहे थे। लेकिन अभी नारेबाजी की हद तक पहुंच जाने का, अविश्वास का एक जो परिस्थिति दिख रही है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, आपने श्वेता वो वर्ड बोल दिया जो जिससे मैं शुरुआत करने वाला था, ट्रस्ट डेफिसिट। यानी यहाँ विश्वास की भारी कमी है और युवाओं को वो विश्वास हो भी नहीं सकता, क्योंकि देखिए आपने इतने पॉलिटिकल सिस्टम्स को आपने देख लिया, आपने राजशाही देख ली, डेमोक्रेसी, मोनार्क सब देख लिया, लेकिन जो रिफॉर्म्स जनता मांग रही थी वो रिफॉर्म्स अब तक नहीं हो पाए और शायद इसी वजह से लगातार जेनजी कह लीजिए, युवा कह लीजिए, वो सड़कों पर उतर आए। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लगातार जो युवा है, जेनजी है, वो उस सिस्टम से रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसी सिस्टम से मांग कर रहे हैं जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। यानी लगातार यहाँ पर आपने जनता ने आपका सिंहासन तो खाली करा दिया, लेकिन जिन चीजों को लेकर वो मांग कर रहे हैं वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी लोगों से, या फिर आप कहते हैं राष्ट्रपति का मुख देख रहे हैं। अभी महत्वपूर्ण बात क्या है, आपने काकी का बात किया, आपने बालन शाह की बात की। आर्टिकल जो है नेपाल का 106 स्पेसिफिक तौर पर कहता है कि कोई भी पूर्व सीजीआई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो ऐसे में उनको वो इंटरिम पीएम के तौर पर चेहरे को बनाना सबसे बड़ी दिक्कत है। और यही बात आज कई पॉलिटिकल पार्टी से मेरी बात हुई, उनके कई नेताओं ने बात कही कि सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। दूसरा नाम बालन शाह का, वो खुद तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि वो जानते हैं, जैसा आपने भी कहा, कि वो लंबी दौड़ के लिए या लंबी जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में इंटरिम गवर्नमेंट का वो चेहरा बनकर अपने ऊपर वो चीजें नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दोबारा से ये आंदोलन हुआ या ट्रस्ट चला गया तो निश्चित तौर पर उनके पॉलिटिकल कैरियर का एंड हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अभी महत्वपूर्ण ये भी देखना होगा, एक भी चेहरा ऐसा स्पेसिफिक नहीं सामने आ पाया है जिसको लेकर ट्रस्ट बने सभी के अंदर, और वही ट्रस्ट डेफिसिट लगातार बड़ा पैदा होता जा रहा है। वो आगे राष्ट्रपति की तरफ भी गया, वो फिर अब आर्मी की तरफ भी गया, और शायद उसको लेकर अब आने वाले वक्त में ये भी होगा कि मुझे जो लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में राष्ट्रपति के पास ही पाले में गेंद जाएगी, लगातार सेना को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप लॉ एंड ऑर्डर संभालिए और फिर फ्रेश इलेक्शन होंगे, जैसा कई बार पहले भी हमने देखा है। तो निश्चित तौर पर ये सारे बड़े कंसर्न्स हैं जो इस समय नेपाल की परिस्थितियों को लोकतंत्र की एक प्रक्रिया होती है, और अगर लोकतंत्र को ही बहाल करने की बात हो रही है तो उसे एक प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। लेकिन काठमांडू के युवा निर्णय लेने में शामिल हैं, यहाँ के गुट हमें दिख रहे हैं, लेकिन नेपालगंज यानी काठमांडू के बाहर भी तो विरोध प्रदर्शन होता रहा। तो आशीष, वहां पर क्या आवाजें उठ रही हैं, वहां क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, युवा यहाँ पर श्वेता जो है वो सभी इंतजार कर रहे हैं कि काठमांडू में क्या डिसीजन लिया जाता है, और यही वजह है कि सेना के हाथ में होने के बाद भी नेपालगंज में आज की जो घटनाएं हैं उसमें आप मान के चलिए कि जेल से भागने वाले कैदी भी शामिल थे जिनको सेना को गोली तक चलानी पड़ी। यानी कि एक दूसरा मूवमेंट इधर चल रहा है। और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो गुलरिया जैसे स्थानों पर जहां पर मौत इससे पहले जो हिंसा हुई थी उसमें जो डेथ हुई थी उसको लेकर लोगों ने जब कैंडल मार्च निकाला तो वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। यानी कि एक जगह पर पूरा कर्फ्यू है, दुकानें बंद है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। दूसरी तरफ आप मान के चलिए कि जब कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं तो गोलियां चल रही हैं। और एक जो युवा है, जो जेनजी के लोग हैं, जो हेडक्वार्टर में है, वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो डिसीजन आए तब युवा अपना अगला डिसीजन ले, क्योंकि युवा किसी भी तरीके से अब अग्री नहीं हो रहा है कि उसे करना क्या, क्योंकि वो फिर से आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं तैयार है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी अगर डिसीजन नहीं होता तो बहुत बड़ी ही कहीं ना कोई ऐसी सूचना या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो जाएगी कि वो फिर आग का रूप ले लेगी। तो नेपालगंज में भी अभी साइलेंट जरूर हैं, लेकिन जो आर्मी के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं वो यही बात कह रहे हैं कि कब तक इनको रोक के रखा जाएगा, कब तक यहाँ तक शांति बनी रहेगी। तो इसलिए भी काफी युवा इसको लेकर चिंतित भी हैं और कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से फोकस है कि आखिर ये कर्फ्यू हटे। शांति से इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा। आज तक ने खास पड़ताल की है, वो इसलिए पड़ताल की है क्योंकि ये आंदोलन तो जिस रूप में हुआ उसके इंस्टेंट नतीजे दिखे, कम से कम वहां पर जो सत्ताधारी थे वो सत्ता से बेदखल हो गए। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वहां पर युवा आपसी संवाद के लिए कर रहे थे और ये निर्णय के लिए कि आगे क्या उसके जरिए ही कुछ संदिग्ध लोग कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं? वोट चोरी की बात क्यों हो रही है नेपाल में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आसमानी कैमरा दिखाता है लाल रंग से चमकती ये इमारतें अब वीरान पड़ी हैं।
वो ढांचा जहां से अब तक दिल्ली से भी कम आबादी वाले नेपाल की करीब 3 करोड़ जनता की किस्मत का फैसला करने वाले सत्ताधारी रहते थे। यहाँ सब कुछ अजीब से सन्नाटे में सिमटा हुआ दिखता है। जहां कभी इतनी सुरक्षा रहती थी कि परिंदा पर न मार पाए, वहां जेनजी के आंदोलन के बाद असुरक्षा इतनी फैल गई कि अब न आदमी दिखता है न कोई परिंदा। क्योंकि इन्हीं इमारतों से मंगलवार को कुछ यूं जनता के गुस्से की आग से बचाकर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला गया। जो लोग सोचते रहे कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, जनता तो सिर्फ मुंह ताकने को बनी। उसी जनता के आक्रोश के आगे अपनी अपनी जान बचाने को मंत्री, मंत्रियों के परिवार और तमाम सरकारी अफसर यूं आर्मी के उड़न खटोलों से अपनी जिंदगी बचाने की उड़ान भरते दिखे। लेकिन जिस तरह अब तक के करप्ट सत्ताधारियों का भविष्य यूं हवा में लटका है, वैसे ही खबरदार करता ये सवाल भी हवा में ही है कि क्या एक होकर आंदोलन से सत्ता पलट देने वाले जेनजी नेपाल में इसी तरह मिलकर नई सत्ता अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। इसीलिए आपको हम काठमांडू में एक जेनजी लीडर ओजस्वी का बयान पहले सुनवाते हैं। We don't actually have leaders in Gen Z because Gen Z was something that started overnight. Like we don't actually have leaders. We all are Gen Z. We all are leaders. The reformations that we wanted in the country is 10%. Was 10%. But the other 90% is the collateral damage that we are facing right now. So because of the collateral damage, we will try our best to bring everything within 6 months. Because I don't know because I'm a new person here. I will not be as one of the leaders in the politics. We will just be a team who will be watching, who will be coordinating with the government. That's all. We will not be in any positions. We will not be taking as any leadership. And what I'm trying to say here is, I'm not sure myself that 6 months, 5 months, 4 months, 8 months, 10 months or 1 year. I don't know how long is it going to take, but we are going to be trying our best to make this happen within 6 months. I'll ask you the same question. If you were in my position, would you be capable of making it, reforming everything that's destroyed within 6 months? ध्यान से अगर आपने इनकी बात सुनी होगी तो आपने ये समझा होगा कि जेनजी युवा ने 2 दिन के भीतर मिलकर एकजुट होकर नेपाल में सत्ता तो पलट दी, लेकिन इन्होंने ये पहले तय नहीं किया कि आगे सत्ता कौन संभालेगा। क्या यही वजह है कि अब तक जिन युवा हाथों ने तनी हुई मुट्ठियों के साथ भ्रष्टाचार में लिपटी ओली की सत्ता को उलट दिया, अब वही लोग नई अंतरिम सरकार के चुनाव को लेकर आपस में ही लड़ने लगे। और तब खबरदार करता सवाल आता है, क्या जेनजी का आंदोलन हैक हो चुका है? क्या जेनजी जिस तरीके से नई सत्ता चुनना चाहते हैं उसमें वोट चोरी की आशंका है? हमारे सवाल की वजह के लिए आप पहले 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जेनजी यानी नेपाल के युवा लोगों ने सोमवार से बुधवार तक तय किया कि कब कहां पर जाकर प्रदर्शन करना है, कब कहां किसका विरोध करना है। फिर दूसरी तस्वीर उसी डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म की है जहां यही जेनजी युवा तय करने लगे कि किसे अंतरिम सरकार के लिए आगे करना है, किसे अपना नेता चुनना है, आगे क्या फैसला करना है। इसे आप आसान भाषा में समझ सकें, इसलिए आज तक संवाददाता अंकित कुमार की ये रिपोर्ट सुनिए। हम बात कर रहे हैं डिस्कॉर्ड की, जिसका इस्तेमाल आमतौर पे ऑनलाइन कंप्यूटर गेम्स खेलने वाले करते हैं, लेकिन नेपाल में कहीं ना कहीं ये जेनजी प्रोटेस्ट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह इस्तेमाल हुआ। कुछ इस तरह का एक लेआउट होता है डिस्कॉर्ड का। आप देख सकते हैं इसमें यूजर्स वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मीडिया शेयरिंग ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन एक खास बात है, इसमें आप अपने सर्वर बना सकते हैं। इस सर्वर का नाम है यूथ अगेंस्ट करप्शन, और इसमें एक मैसेज आता है सुबह 6:30 बजे, डिस्ट्रॉय द एयरपोर्ट रनवेज एंड बर्न डाउन प्लेन्स, इफ़ यू हैव फायरवर्क प्लीज यूज देम नियर एयरपोर्ट। यानी आप एयरपोर्ट पे जाइए, वहाँ पे रनवे को नुकसान पहुँचाइए, एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुँचाइए। अगर आपके पास आतिशबाजी है उसे जलाइए, अगर आपके पास ड्रोन है उसका इस्तेमाल कीजिए। बाद के मैसेजेस अगर आप देखें तो पॉलिटिशियंस के, ऑफिशियल्स के घर का पता गूगल मैप्स पे दिए गए कि यहाँ पहुँचना है आपको और यहाँ पे प्रदर्शन करना है। इसके अलावा न सिर्फ पॉलिटिशियंस,
पॉलिटिशियंस की फैमिली मेंबर्स की पहचान की गई और कहा गया उन्हें आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए। बाद में हालांकि इस बात की अपील भी की गई डिस्कॉर्ड पे ही कि आप वापस लौट जाइए, घर आ जाइए, अब वापस आने का टाइम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गेमिंग ऐप जो कि यंग यूजर्स में बहुत ही पॉपुलर है, वो एक वर्चुअल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना। इसके बाद इसी डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए नेपाल के जेनजी युवा ये भी तय करने लगे कि किसे सरकार बनाने के लिए वोट दिया जाए। इसका एक स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको एक डेमो वीडियो के जरिए ये बताने जा रहे हैं कि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए नेपाल के युवा तय कर रहे हैं कि किसे वो अपना नेता आगे चुनेंगे, उस प्लेटफॉर्म में अभी बहुत सी खामियां हैं। इस खामी को साबित करने के लिए आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने यूथ अगेंस्ट करप्शन के आधिकारिक डिस्कॉर्ड चैनल पर सफलतापूर्वक कई वोट डाल दिए। ये वोट नेपाल के बाहर से और बिना किसी वैध नेपाली पहचान पत्र के डाले जा सकते हैं। हालांकि हमने इस डेमो वीडियो को बनाने के दौरान जो वोट डाला उन्हें बाद में अनवोट कर दिया, यानी हटा दिया, ताकि नेपाल के युवाओं से जुड़े नतीजों पर कोई असर न पड़े। लेकिन यह आशंका हमारी पड़ताल में गहरी हो जाती है कि संदिग्ध विदेशी तत्वों ने इस कमजोरी का इस्तेमाल कर नेपाली युवाओं के आंदोलन की दिशा को प्रभावित जरूर किया होगा। और क्या यही वजह है कि जेनजी अब आपस में ही न केवल नेपाल की कमान किसे दी जाए इस फैसले को लेकर भिड़ जा रहे हैं, बल्कि ये आशंका भी जता रहे हैं कि कहीं आंदोलन बिक ना जाए। तो एक तरफ आंदोलन है जिसका राजनीतिक प्रभाव देखने के लिए मिला, लेकिन जिस हिंसा के साथ वो आंदोलन हुआ उस हिंसा का एक दूसरा पहलू भी है और हम उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। मंगलवार को जो हिंसा नेपाल में हुई उसमें वहां का जो काठमांडू का जो सबसे ऊंचा होटल था, हिल्टन होटल, उसे आग के हवाले कर दिया गया। अब ये होटल पिछले साल जुलाई में बनकर तैयार हुआ था। इस होटल ने नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर मजबूत पहचान दी थी, लेकिन आंदोलनकारियों ने इसे भी आग लगाकर अपने जैसे नौजवानों के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। ऐसा क्यों, ये समझाते हैं। हिल्टन होटल को बनाने में 8 अरब रुपए लगे। 172 कमरों वाले इस होटल में 200 से 500 कर्मचारी काम किया करते थे। इन कर्मचारियों में 42% महिलाएं हैं। अब जबकि 65% कर्मचारियों की उम्र 30 साल से कम है। मतलब ये होटल न सिर्फ नेपाल का सबसे बड़ा होटल था, बल्कि नौजवानों के रोजगार का बड़ा केंद्र था। लेकिन इसे आग के हवाले करके पर्यटन उद्योग को जेनजी ने गहरी चोट दी। नेपाल में पर्यटन रोजगार का बड़ा साधन है, जिससे 328 अरब का हर साल कारोबार होता है। 12 लाख से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलता है। पर्यटन उद्योग का नेपाल के जीडीपी में योगदान 7% है, जो करीब 20,000 करोड़ रुपए होता है। नेपाल में 1.25 लाख के करीब होटल, लॉज और रिजॉर्ट हैं। लेकिन जिस तरह से हिल्टन होटल को निशाना बनाया गया, उससे कौन नेपाल में जाकर घूमने की सोचेगा? इसका सीधा असर लाखों नेपालियों के कामकाज पर पड़ सकता है। पंकज दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं काठमांडू से। पंकज, ये बताइए कि क्या इन चीजों के बारे में, चलिए बहुत खुलकर नहीं, बहुत मुखर होकर नहीं, लेकिन क्या इस आशंकित नुकसान के बारे में चर्चा हो रही है? क्या जेनजी, या फिर मैं कहूं कि अगर युवा नहीं, बाकी लोग जो हैं, जो नेपाल के बाकी नागरिक भी हैं, क्या इन चीजों को लेकर चिंता जता रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही वो दुखित और चिंतित दिख रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वो अपनी बातें रख रहे हैं। कई लोग की जेनजी का जो पहले दिन का आंदोलन था वो ठीक था, सरकार के खिलाफ में था, लेकिन दूसरे दिन जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, उसको किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। एक बार के लिए अगर आप सोच भी लें कि जिन नेताओं के घर में जो नेता यहाँ पर थे, जिनके खिलाफ में गुस्सा और आक्रोश था, तो उस वजह से उनके यहाँ आक्रमण, लेकिन जो उद्योगपति यहाँ पर थे, जो कई सारी फैक्ट्रियां थी, कई सारे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर थे, यहाँ तक कि कई टूरिस्ट प्लेस हैं। जो केबल कार, चंद्रागिरी केबल कार था, बहुत ही फेमस है, जहाँ पर लाखों टूरिस्ट आते थे। उन सब जगह को एकदम बिल्कुल टारगेट करके किया गया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति बताई जा रही है और लोगों को लग रहा है कि इससे उबरने में पता नहीं नेपाल को और कितने साल लगेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से 10 सालों के नेपाल में माओवादी के सशस्त्र विद्रोह के बाद बहुत मुश्किल से नेपाल सामान्य होता जा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर्यटन भी ठीक था, लेकिन अचानक से मंगलवार को जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, उसके बाद एक बार फिर सबको इस बात की चिंता है कि क्या वो इस देश में सुरक्षित हैं, क्या व्यापारी इस देश में निवेश कर सकते हैं, क्या विदेशी निवेश इस देश में आ सकता है, क्या पर्यटक इस देश में आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर इस देश का क्या होगा, ये चिंता सबको सता रही है। सबकी चिंता यही हो रही है। जब भी कोई देश पर्यटन पर निर्भर होता है, उसकी आय का सबसे बड़ा केंद्र होता है, तो उस पर इस तरह की हिंसा का आघात
होता है बड़ा। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए पशुपतिनाथ मंदिर, भारत में भी बहुत अधिक श्रद्धा है, भारतवासियों में भी, पूरे विश्व के जो हिंदू हैं उनकी आस्था पशुपतिनाथ मंदिर में रहती है। लेकिन उसके बाद की तस्वीरें जब आप देखेंगे, जब से ये हिंसा हुई, आक्रामक हुए युवा, उसके बाद की तस्वीरें आप देखेंगे तो वहां पर सन्नाटा सा पसरा हुआ आप देखेंगे। लगभग 110 करोड़ से ज्यादा की आय हो जाती है सालाना वहां पर, लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। जब महाशिवरात्रि का पर्व होता है तब तो और बड़ी संख्या में, मतलब 9-10 लाख लोग एक दिन में वहां पर दर्शन करते हैं। लेकिन जब से ये हिंसा हुई है तब से वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त हम नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ धाम में हैं। भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे ना केवल नेपाल बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। लेकिन जब से नेपाल में जेंजी प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद उसने एक हिंसक रूप लिया, उसके बाद से ही पशुपतिनाथ मंदिर को फिलहाल दर्शन के लिए बंद रखा गया है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी पशुपतिनाथ मंदिर में आ रहे हैं और बाहर से ही माथा टेक कर जा रहे हैं। आपको एक बार हम तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर की क्या स्थिति है। आमतौर पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन क्योंकि हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं नेपाल के अंदर, काठमांडू के अंदर, इस वजह से लोग दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर का, लेकिन बाहर से प्रणाम करने के लिए जरूर आ रहे हैं। कल तक इस दरवाजे के ठीक बाहर जो पशुपतिनाथ का मेन दरवाज़ा है वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड थी, लेकिन फिलहाल क्योंकि अब सामान्य स्थिति धीरे धीरे करके पूरे नेपाल और काठमांडू में हो रहा है, यही कारण है कि यहाँ फिलहाल आसपास के इलाके में जो सड़कें पशुपतिनाथ मंदिर तक आती हैं वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है। लेकिन ठीक यहाँ दरवाजे के पास कोई आर्म्ड फोर्सेस को नहीं रखा गया है। कुल मिला के इस वक्त एक तरफ जहां आर्मी कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखा जाए, वहीं दूसरी तरफ अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है और उम्मीद लोग ये लगा रहे हैं कि मंदिर में जल्द ही उन्हें जिस तरह से वो आम दिनों में दर्शन करते थे वैसी स्थिति फिर से बहाल हो जाएगी। अहमद भारद्वाज, काठमांडू, आज तक। पूजा पाठ तो वहां पर चल रही है, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए जो दरवाजे हैं वो नहीं खोले जा पा रहे हैं, चूंकि आशंकाएं वहां पर बढ़ी हुई हैं। बहरहाल इन सारी चीजों को देखकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और जो जानकार हैं वो इस बात को लेकर समझना चाह रहे हैं कि क्या जेन जी को ही, युवाओं को ही, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो उनको ही कहीं रोजगार का नुकसान तो होने की आशंका नहीं उठ खड़ी होगी। जिस तरीके से होटल को जलाया गया या जिस तरीके से पशुपतिनाथ मंदिर नहीं खुल पाया है। नेपाल में लोग सबसे ज्यादा छुट्टियां मनाने आते हैं, सुकून के कुछ दिन बिताने, लेकिन इस हिंसा को देखकर भविष्य में अब कोई 100 बार सोचेगा, क्योंकि सुरक्षा को लेकर नेपाल अब कई सालों तक सवालों में घिरा रह सकता है। नेपाल में आने की दूसरी वजह पर्वतारोहण है, तीर्थ यात्रा है, लेकिन हिंसा के बाद से पशुपतिनाथ मंदिर जिस तरह से बंद है, तीर्थयात्री फंस गए हैं, सैलानी मुसीबत में आए, उसका खामियाजा नेपाल के पर्यटन को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कहीं भी कोई घूमने जाता है तो सबसे पहले देखता है कि वो जहां जा रहा है वो सुरक्षित जगह है या नहीं, परिवार को लेकर जा सकते हैं कि नहीं। नेपाल इस पैमाने पर लोगों के मन से हाल फिलहाल तो उतर गया है, जहां नेताओं के खिलाफ गुस्सा अचानक होटल जलाने तक जा पहुंचा। घूमने की जगह का चुनाव लोग ये देखकर भी करते हैं कि वहां पहुंचना कितना आसान है, खाने पीने घूमने का खर्च कितना आएगा, ठहरने की जगह कितनी खास है। हर पैमाने पर नेपाल को अब बहुत मेहनत करनी होगी। कुल मिलाकर नेपाल के नौजवान भले ही सत्ता से ओली को बेदखल कर चुके हों, लेकिन सैलानियों को भरोसा पाने में उनके देश को अभी बहुत काम करना पड़ेगा। भारत से बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं जो पर्यटक हैं, वहां पर श्रद्धालु जाते हैं, बाकी पर्यटन के लिए भी जाते हैं, पर्वतारोही जाते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और भारत में, इसीलिए भारत में भी सब बहुत चिंता से देख रहे हैं वहां जो माहौल है। कुमार अभिषेक उसी बॉर्डर पर मौजूद हैं जहां से आम तौर पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं नेपाल की तरफ, और नेपाल से भी लोग आते हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति में अभिषेक, हम ये भी समझें कि एक तो कैदी जो फरार हो गए हैं जेल से, वहां से लोगों के यहाँ पर ऐसे लोगों की आ जाने की आशंका, कहीं उपद्रवी ना आ जाएं, ये सारी आशंकाएं। क्या माहौल है, क्या स्थिति है? देखिए श्वेता, आज मैं दिन भर नेपाल के उस कैलानी जिले में था जो कि सटता है लखीमपुर खीरी के बॉर्डर से। नेपाल में
घुस तो गया, काफी घूमा, लेकिन एक चीज बड़ी साफ दिखाई दे रही है कि लोगों में वही अनिश्चितता है। जिस ऑटो वाले के साथ हम घूमते रहे वो कहता रहा कि अब हम लोग 20 साल पीछे चले गए हैं, आंदोलन तक ठीक था, लेकिन वही बात जो पंकज दास कह रहे थे कि सब कुछ लुटपिट गया है, अब कुछ नहीं बचा है। रही बात अगर आप जेलों की स्थिति देखें तो वही जेल है जहां से इस कैलानी की जिले का ही जेल है जहां से पूरे के पूरे कैदी निकाल दिए गए, भाग गए। कुछ उसमें ड्राइवर किस्म के थे, कुछ जो तस्कर जैसे थे, जो भारत से जिनका कह सकते हैं कि रिश्ता रहा है, जो भारतीय थे। ऐसे तकरीबन 1.5-2 दर्जन लोगों के बारे में जानकारी यहाँ की एजेंसियों को मिली है कि वो लोग वहां जेलों में बंद थे कई साल से, वो इधर आ गए हैं। लेकिन बड़ी तादाद में जो गंभीर किस्म के जिन्होंने अपराध किए हैं वो सब फरार हैं। और बॉर्डर इलाकों में लोगों को चिंता सता रही है कि जिस तरीके से तस्कर भागे हैं, जिस तरीके से क्रिमिनल निकल के भागे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों की बात है। आने वाले वक्त में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नेपाल में और भारत में दोनों में देखा जा सकता है। एक बात और, आज जब मैं उस जिले में, उस इलाके में घूम रहा था तो पूरे पेट्रोल पंप बंद थे। एक सरकारी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। भारत नेपाल बॉर्डर पर अगर आप देखें तो आज कुछ कोशिश की गई है कि कुछ टैंकर्स भेजे जाएं, तो कोशिश हो रही है। हालांकि नेपाल बॉर्डर पर जो हालात है फिलहाल सामान्य दिख रहे हैं, कोई हिंसा नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से आवाजाही लगभग पूरी तरीके से बंद है। श्वेता, नेपाल में संवैधानिक राजशाही की मांग की गई है, जिस तरह से लेकिन अंतरिम पीएम पर मतभेद चल रहा है उसे देखते हुए नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता धवल शमशेर सिंह ने आज तक से बातचीत में ये मांग रखी। आपके हिसाब से अगर अभी मौजूदा समय में अगर कोई बेहतर सरकार नेपाल के लिए हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की हो सकती है? नहीं, लोग बेशक है ट्राई करें। अभी ये परिस्थिति में भी अगर कोई सरकार आ सकता है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पर ये लोग अगर एक अच्छा सरकार नहीं बना पाए और अपने बीच में ही, इन लोग के बीच में ही एक सहमति न हो पाए तो राजा के साथ प्रजातंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस देश के मट्टी के लिए ये बिल्कुल सही व्यवस्था होगा, जिसमें हिंदू राष्ट्र भी होगा और राज संस्था एक अभिभावकीय भूमिका के रूप में इस देश में रहेगा। ये परिस्थिति आएगा तो देश के लिए बेहतर होगा, जैसे हमको लगता है। तो नेपाल ये देख रहा है कि कैसे वहां की परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। भारत की सीमा पर सतर्कता बहुत अधिक बढ़ी हुई है। एसएसबी के जवानों ने 60 ऐसे कैदियों को पकड़ा जो नेपाल की जेल से भागे थे, लेकिन कहा जा रहा है 13,000 ऐसे कैदी हैं जो भाग गए हैं वहां की जेल से। देखिए ये रिपोर्ट। दार्जिलिंग में पहले पहचान जांची जा रही है, फिर नेपाल से भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे श्रावस्ती बॉर्डर पर नजर कड़ी है। श्रावस्ती में बॉर्डर पर जो नेपाल से भारत में आना चाह रहा है, पहले उसकी जांच पड़ताल की जाती है, पहचान पत्र देखा जाता है। पुरुष ही नहीं, महिलाओं की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये सब इसलिए क्योंकि नेपाल में फैली अशांति और असमंजस की राह से कोई संदिग्ध भारत में न दाखिल हो सके। और अब भारत की बात, और बात हमारी मुहिम की कि हम बेरोजगारों के हक में करते हैं खबरदार। तो उत्तर प्रदेश के उन सैकड़ों लोगों के हक में हम अब खबरदार करने वाले हैं जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं। उसकी आस लेकर लगातार सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। जो बेरोजगार उत्तर प्रदेश में दिनों नहीं, महीनों नहीं बल्कि वर्षों से अपनी नौकरी के लिए तड़प कर चीखने को लाचार हुए। शिक्षा मंत्री से हमारे जो समाज से है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 22 डेट लग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आता? क्यों नहीं आता? हमको शौक नहीं है लखनऊ में ऑर्डर न देना। जो बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में लगातार बार बार
अलग अलग मंत्रियों के घर के बाहर हताश होकर प्रदर्शन को मजबूर हुए। पहले हम परिवार से लड़के आते, फिर समाज से लड़के आते, फिर यहाँ लड़ते, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता। अब हम न्याय के लिए कहाँ जाएं? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब तक जिनके बार बार सड़क पर उतरने की अब गिनती तक किसी को याद नहीं होगी, जिन्होंने न जाने कितनी बार उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के आगे प्रदर्शन किया है, जो 7-7, 8-8 साल से इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का फैसला सरकार करा दे। उनसे अब राहुल गांधी ने मुलाकात की, जब राहुल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में दौरा करने पहुंचे हैं। जिन लोगों से मुलाकात की उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जिनकी नौकरियां फंसी हुई हैं वो नौजवान भी थे। उनका प्रतिनिधिमंडल यहां मुलाकात करके राहुल गांधी से निकलकर बाहर आया है। आप लोगों की बातचीत हुई राहुल गांधी से, क्या कहा? जी, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। राहुल सर ने कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखेंगे, हर संभव जो है सड़क से लेकर के सदन तक उठाएंगे, और जहां भी हमें जरूरत लगी एक नेता प्रेक्षक होना हम खड़े रहेंगे। संबंध में आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल रायबरेली से सांसद श्री राहुल गांधी जी से मिला और उनसे हमें आश्वासन मिला है कि हमें मौका मिला तो हमें न्याय देंगे। राहुल गांधी से मुलाकात करके भरोसा न्याय का पाने वाले ये उत्तर प्रदेश में 2018 में निकली 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रदर्शनकारी बेरोजगार हैं, जिनकी भर्ती की परीक्षा जनवरी 2019 में हुई थी। रिजल्ट आया तो आरोप लगा कि आरक्षण कोटे में गड़बड़ी हुई। फिर कोर्ट के चक्कर काटते काटते सितंबर 2024 में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट दोबारा निकालने का आदेश सरकार को दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भरोसा दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। प्रदर्शनकारी आरोप लगाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग ढंग से पक्षी नहीं रख रहा। 5-7 सालों से हम लोगों के साथ यही हो रहा है सर, हम लोग मर रहे हैं। बताइए 2018-19 की वैकेंसी है, घुट घुट करके जी रहे हैं। इसीलिए तो परेशान है, क्योंकि भविष्य के लिए सर परेशान है, मगर ये सरकार गूंगी बहरी है सर। आज तक लगातार इन बेरोजगारों का मुद्दा उठाता आ रहा है। हर बार ये देखने को मिलता है, ये प्रदर्शन करते हैं, पुलिस आती है, उठाकर इन्हें हिरासत में ले जाती है, बस में बैठा देती है। सरकार से लेकर विपक्ष तक अपनी आवाज पहुंचाते इन बेरोजगारों की बात क्या अब सुनी जाएगी?